नमस्कार, MTH टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप सब परिचित होंगे, बहुत ही ज़्यादा घातक और जानलेवा होती है। आज इसी खतरनाक रोग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सोनिया तिवारी जी से, जो इसी रोग की विशेषज्ञ हैं। आइए चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। जी मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक सवाल करना चाहूँगी, ये जो कैंसर है क्या होता है, इसके विषय में बताइए। कैंसर की जैसे कि समाज में धारणा है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी जी। है और अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसको मृत्यु निश्चित है और वो ठीक नहीं होते हैं। जी। तो कैंसर के बारे में जो ये धारणा है समाज में अब सही नहीं है। पहले ऐसा होता था जब हमारे पास इलाज उपलब्ध नहीं था। जी। लेकिन अगर अब कैंसर का इलाज हो सकता है बशर्ते उसको की शुरुआती अवस्था में ही पहचान लिया जाए और उसका ठीक तरीके से अगर इलाज हो जाता है तो कैंसर भी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर जो हमारे शरीर में सेल्स होती हैं कहीं भी, तो वो जो अनियंत्रित रूप से डिवाइड करती हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में अगर डिवाइड करती हैं तो वो ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। उसी को सामान्यतः भाषा में हम कैंसर कहते हैं। ज़्यादातर सेल डिवीज़न जो होता है, कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं वो कंट्रोल्ड वे में होती है, बॉडी का उन पर कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर ये कंट्रोल किसी कारण से हट जाए तो वही कैंसर का रूप या ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो ट्यूमर भी कई तरह के होते हैं हमारे शरीर में। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं शरीर के लिए घातक नहीं होते हैं, मतलब उनसे जान को खतरा नहीं होता है, उन्हें बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हैं, मतलब खतरनाक वो इसलिए होते हैं कि उसमें बढ़ने की टेंडेंसी होती है, एक जगह से दूसरी जगह सेल्स चली जाती हैं जिसको कि मेटास्टेसिस कहते हैं। तो उसी को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। मैम, देखा जाता है जब भी किसी को कैंसर होता है तो वो कैंसर का नाम सुन के ही घबरा जाता है आधा तो। उसको ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी जो है वहीं पे थम गई है। तो इस डर के बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि अब आज की डेट में कैंसर की बीमारी लाइलाज नहीं है। जैसे हम दूसरी बीमारियों का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं तरीके से, उसी अगर प्रॉपरली अगर तरीके से इसका इलाज किया जाए और शुरुआती अवस्था में ही अगर बीमारी का पता चल जाता है तो कैंसर की बीमारी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सही जगह पे जाके आप जो डॉक्टर इसके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वहीं ऐसे ही इंस्टीट्यूट में जाके या अस्पताल में जाके कैंसर का इलाज कराएं तो ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। मैम, ऐसी कौन सी जात है जिसके द्वारा ये पता चलता है या बाहरी कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि इसको कैंसर का रोग हो सकता है? जी, तो कैंसर का जो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हम सबको जानना चाहिए कि अगर उसको किसी तरह के ऐसे लक्षण हैं तो एक बार जाकर डॉक्टर से अपनी जांच करा लें कि कहीं ये बीमारी कैंसर की तो नहीं। जैसे कि किसी को शरीर में कोई गांठ है, कहीं भी कोई गांठ है शरीर में, जैसे बगल में हो गई, गले में हो गई, स्तन में हो गई और वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ये कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। तो एक बार जाके इसकी जांच ज़रूर कराएं। अगर उस गांठ में कोई अचानक से बदलाव आ जाए, जैसे स्तन में कोई गांठ है, गांठ बड़ी होती चली जा रही है, स्किन में कोई बदलाव आ रहा है, ऑर्गन की मतलब छेद से हो रहे हैं, या फिर निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी कैंसर के लक्षण होते हैं। बगल में कोई गांठ है, इसके अलावा जो है आवाज़ में कोई बदलाव हो जाए, अचानक से आवाज़ मोटी हो जाए, खाने पीने में कोई निगलने में दिक्कत हो जाए और वो ठीक ना हो, तो ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा मुंह में, जीभ में, अंदर गाल में या शरीर में कहीं भी कोई घाव है और वो बढ़ता चला जा रहा है, उससे खून आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है दवाइयाँ करने से भी, तो ये भी कैंसर का एक लक्षण होता है। जैसे मुंह में कोई घाव हो गया, वो बढ़ता चला जा रहा है, जीभ पे फॉर एग्जांपल, तो वो अगर घाव है और उसमें शुरुआत में इसमें दर्द नहीं होता है, छोटा सा घाव होता है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो एक बार जाके ज़रूर दिखा लें। इसके अलावा शरीर में कहीं जैसे माहवारी के अलावा कोई खून जा रहा है स्त्रियों में, तो ये यूट्राइन कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर में होता है कि ब्लड मिक्स्ड गंदा बदबूदार पानी जा रहा है,
तो ये सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का लक्षण है। माहवारी के अलावा किसी को ऐसा हो रहा है तो एक बार जाके जरूर चेक कराएं। इसके अलावा पेट में कोई दर्द है, सर में दर्द, सांस फूल रहा है, बुखार आ रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, खांसी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो ये भी लंग कैंसर में यानी फेफड़े के कैंसर में ऐसा होता है। या वज़न में कमी हो रही है किसी कारण से, या पेशाब में कोई खून आ रहा है, तो ये भी कैंसर का लक्षण होता है, जो कि पेशाब की थैली के कैंसर में ऐसा होता है। इसके अलावा जो है किसी को जैसे स्टूल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार दस्त हो रहे हैं, बार बार कब्ज हो रहा है, तो ये आंतों के कैंसर में होता है। अगर किसी को ऐसा है तो ये भी एक बार चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाइल्स करके इसको ट्रीटमेंट कराते रहते हैं कि कुछ पाइल्स की समस्या है या बवासीर की, तो वो नज़रअंदाज हो जाता है। इसके अलावा किसी को उल्टी हो रही है ज़्यादा खाने के बाद, खाना खाया पच नहीं रहा है, उल्टी हो रही है बार बार, वज़न घटता चला जा रहा है, तो या फिर हमारे शरीर में कोई मस्सा है उसमें कोई अचानक से परिवर्तन हो जाए, घाव बन जाए, तो ये भी स्किन कैंसर में इस तरीके से होता है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इस तरीके से सर में दर्द, उल्टी और कोई पीठ में दर्द अचानक से, तो ये भी एक मतलब कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं। मैम, जो मरीज होते हैं कैंसर के, उनको अधिकतर किस स्टेज में पता चलता है कि उनको कैंसर का रोग हुआ है? ये ही सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है कि शुरुआती जो लक्षण कम से कम हम पहचान सकते हैं वो जानना चाहिए। अगर ऐसा किसी को है तो एक बार जाके दिखाएं। जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर लोग कोई भी गांठ है, घाव है, उसको छुपाते रहते हैं, उसको जाके दिखाएंगे नहीं, तो उस तरीके से वो बढ़ जाती है बीमारी और स्टेज बढ़ती चली जाती है। तो ज़्यादातर लोग इग्नोरेंस, यानी उनको पता ही नहीं होता है, या पता है किसी कारण से किसी ने बताया भी है तो भी उसको जाके डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। तो एडवांस स्टेज में ज़्यादातर हमारे पास कैंसर के रोगी आते हैं, जैसे स्तन कैंसर ही है, तो अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं, यानी कि स्टेज 3 में, जिसमें कि घाव या गांठ बढ़ जाती है, तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे ही मुंह के कैंसर जो होते हैं उसमें भी लोग बढ़े हुए स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो इसका कारण ये ही है कि अज्ञानता और अवेयर ना होना, जानकारी ना होना, और सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं लोग। तो ज़्यादातर लोग एडवांस स्टेज में, यानी कि 60-70% लोग एडवांस स्टेज में आते हैं। बहुत ही कम लोग 20-30% जो है अर्ली स्टेज में आ पाते हैं। तो जो अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो उनका जल्दी इलाज हो जाता है और ठीक हो जाते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, जैसे पेट के कैंसर हो गए, लंग कैंसर हो गए, वो ज़्यादातर एडवांस स्टेज में ही पता चलते हैं, उसमें मुश्किल आती है। कम से कम जो चीज़ें हम आँख से देख पा रहे हैं उसको इग्नोर ना करें। अगर ऐसा कुछ है तो वो जल्दी से जल्दी जाके चेकअप करा ले, डॉक्टर से मिल ले, जिससे अगर कोई ऐसी बीमारी है उसका समय से इलाज हो सके। कैंसर के कुछ कारण भी होते हैं जी, तो उसमें सबसे प्रमुख कारण जो है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि प्रमुख कारण हैं जिनको हमें जानना चाहिए। और कैंसर क्या एक कारण नहीं होता है, कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे प्रमुख कारण जो इंडिया में यानी भारत में है, वो सबसे कॉमन कैंसर मुंह के कैंसर होते हैं, लंग कैंसर, जिसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू का प्रयोग। तंबाकू का प्रयोग किसी भी रूप में, स्मोकिंग की फॉर्म में हो, या जो लोग पान, तंबाकू, गुटखा ये सब खाते हैं, तो उससे मुंह के कैंसर कॉमन है, गले के कैंसर है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। ज़्यादातर लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, तो स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर 80% केस स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और मुंह के कैंसर भी इस तरीके से तंबाकू एक सबसे बड़ा कारण है होने का। इसके अलावा जो कारण है, जैसे कि वज़न ज़्यादा होना, व्यायाम ना करना, वज़न ज़्यादा होने की वजह से लोगों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और कैंसर भी उसमें से एक है। इसके अलावा हमारी जीवन शैली खराब होना, जीवन शैली का मतलब खान पान पे ध्यान, व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ठीक तरीके से सारे दिन जो लोग बैठे रहते हैं, मतलब हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारा खान पान कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, उसी की वजह से कैंसर की बीमारी आजकल बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि बच्चे ही हैं जो लगातार बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, और जो खेलते नहीं हैं तो उनमें मोटापा बढ़ता है, जंक फूड्स खा रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर की बीमारी आजकल बढ़ती चली जा रही है।
इसके अलावा जो है जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, कुछ लोग जैसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो भी है, आजकल फल सब्जी भी जैसे ओवर फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है तो पेस्टिसाइड का, उससे भी कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब का सेवन, शराब की वजह से भी बहुत ज़्यादा कैंसर की बीमारी बढ़ने की रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो कारण है उसमें कुछ कारण नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि उन पे हमारा बस नहीं है, जैसे एज के साथ साथ भी कैंसर की बीमारी बढ़ती है। अब तो यंग एज में भी देखने को मिल रही है, लेकिन एज के साथ भी कैंसर का रोग बढ़ता है। इसके अलावा आपके जो एनवायरमेंटल कुछ बैकग्राउंड फैक्टर ऐसे होते हैं एनवायरनमेंट के, जिसको हम नहीं बदल सकते, उससे भी ये बीमारी बढ़ती है। या किसी को बचपन में कोई रेडिएशन हुआ है, किसी वजह से कैंसर हुआ बचपन में, तो आगे चल के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में यानी एक्सरेज में और बाकी जहाँ पे रेज निकलती हैं इस तरह की, तो उससे भी बढ़ता है। तो अपने खुद को ध्यान देना है कि किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो कैंसर होने की संभावना हो सकती है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, आंतों का कैंसर हो गया। इसके अलावा जो है ओवेरियन कैंसर, ये प्रमुख हैं। तो जिसमें फैमिली में अगर किसी को है तो दूसरे लोगों को भी ध्यान में देना है। तो जेनेटिक चेंजेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, उसके कारण नहीं पता है, तो अगर किसी तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए समय समय पे जांच करा लेनी चाहिए। मैम, कैंसर के बारे में जैसे कि आपने बताया कि आजकल इलाज कई सारे आ गए हैं, लाइलाज नहीं रह गई, लेकिन अब भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो लाइलाज मानते हैं इस बीमारी को। तो आपका क्या लगता है कि अभी आधुनिक समय में विज्ञान में ऐसी कौन सी तकनीकें आई हैं और कौन से ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज संभव हो गया है आज के समय में, और कौन से कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी संभव नहीं है? तो कैंसर के इलाज के लिए की बात करने से पहले उसकी स्टेजिंग जाननी पड़ती है कि किस स्टेज पे है कैंसर, उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो पहली दूसरी स्टेज में जब डायग्नोसिस हो जाती है, पता चल जाता है, उसको प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। तीसरी स्टेज में बीमारी बढ़ जाती है और चौथी स्टेज को आखिरी स्टेज कहा जाता है, जिसको कि हम स्टेज 4 कहते हैं। कैंसर की डायग्नोसिस पहले होनी चाहिए। डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट जिस तरह की बीमारी है, जहाँ पे भी ये बीमारी है, जैसे कोई गांठ है तो पहले हम पता लगाते हैं कि वो गांठ कैंसर की है कि नहीं, तो उसमें FNAC किया जाता है, बायोप्सी किया जाता है। FNAC में हम सुई से गांठ में या जो भी बीमारी है उसमें डाल के उसको पैथोलॉजी भेज देते हैं, निडल से सेल्स निकाल के, तो हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी हो सकती है। फिर बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी से ये कंफर्मेशन हो जाता है कि बीमारी क्या है। फिर उसमें और भी टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर की बीमारी आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, किस टाइप के बहुत टाइप्स होते हैं, तो उसके लिए आगे के टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसमें CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, फिर MRI, जहाँ जैसी बीमारी होती है स्टेजिंग के लिए ये सारे जांच की जाती हैं। फिर PET स्कैन भी होता है। PET स्कैन में हमें पूरी बॉडी के बारे में पता चल जाता है कि कहीं भी अगर छोटा सा बीमारी है तो उसको हम जान सकते हैं, जिससे कि स्टेजिंग करने में आसानी होती है। फिर इलाज की बात आती है, तो इलाज जो है कैंसर का संभव है, बशर्ते कि जल्दी पता चल जाए और स्टेज क्या है इस पे डिपेंड करता है। पहली दूसरी स्टेज में इलाज जो है कैंसर का, ज़्यादातर इलाज कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी से किया जाता है। जब शुरुआत में पता चल जाता है तो जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती है ऑपरेशन से किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है बीमारी को, जैसे कि मुंह के कैंसर हो गए, स्तन कैंसर हो गए, और भी जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, तो पहले सर्जरी की जाती है। फिर जो है जिस तरह का बीमारी आता है उस हिसाब से कीमोथेरेपी और रेडिएशन देके इसका पूरा इलाज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि बीमारी किस जगह पे है और हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। मैम, कैंसर के इलाज में जो है कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल माना जाता है, तो ये जो कीमोथेरेपी है इसकी क्या सुविधा प्रयागराज में उपलब्ध है? जी,
जैसे कमला नेहरू अस्पताल में कैंसर के लिए सारी सुविधाएं हैं जी। कि सर्जरी भी यहाँ होती है, रेडिएशन भी होता है, कीमोथेरेपी भी होती है। तो कीमोथेरेपी का क्या काम होता है? कीमोथेरेपी का मतलब है जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो क्योंकि कैंसर कहाँ कहाँ फैल चुका है ये कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो कीमोथेरेपी जो काम करती है वो पूरी बॉडी पे काम करती है। तो जहाँ जहाँ कैंसर की सेल्स होती हैं वो उसको ख़त्म कर देती है। तो कीमोथेरेपी का यही काम होता है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, मुंह के कैंसर हो गए, गले के कैंसर हो गए, पेट के हो गए, और भी जैसे बच्चेदानी के कैंसर हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो और ज़्यादातर लिम्फोमा यानी जो गांठों के कैंसर होते हैं उसको लिम्फोमा कहते हैं, ब्लड कैंसर है, तो वहाँ पे कीमोथेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल है। मैम कीमोथेरेपी की ये जो प्रक्रिया है ये कितने समय तक चलती है? ये भी डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरह का है। ज़्यादातर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसमें 6 से 8 महीने कीमोथेरेपी दी जाती है। ब्लड कैंसर हो गए उसमें 2 साल तक चलती है। इस तरीके से ये बीमारी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी है, तो उसमें उसी तरीके से इलाज किया जाता है। और कीमोथेरेपी से जैसे लोगों में होता है कि बाल झड़ जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, सह नहीं पाएंगे, अब ऐसा नहीं है। अब दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि हम ये सारी जो परेशानियाँ होती हैं कुछ कुछ कीमोथेरेपी की वजह से, जैसे भूख नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, बाल झड़ जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं, जैसे उल्टी हो रही है, मन मिचला रहा है, ये सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उसमें अब दवाइयाँ हम ऐसी पहले से ही देते हैं जिससे ये सारे साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। जहाँ तक महिलाओं में होता है कि बाल झड़ने का उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मेरे बाल वापस आएंगे कि नहीं, तो जब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं तो बाल वापस आ जाते हैं। तो उसमें डरने की बात नहीं, ये सब टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। जी मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर जो है वो कई सारे प्रकार का होता है। बोन कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, चेस्ट हो गया, सर्वाइकल हो गया, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो घातक है वो कौन सा है और उसमें कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बचना नामुमकिन है? सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि कौन से कॉमन कैंसर हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। पुरुषों में जो इंडिया में, भारतवर्ष में हमारे यहाँ मुंह के कैंसर और फिर फेफड़े के कैंसर सबसे कॉमन है, क्योंकि वो तंबाकू की वजह से होते हैं। वो तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो है पेट के कैंसर हो गए, खाने की नली के कैंसर हैं। कैंसर कहीं भी हो सकता है, सर से लेके पाँव तक। तो लेकिन ये 2-3 कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुंह में अगर कोई घाव है, कोई तकलीफ़ है, आपको देख सकते हैं उसको आप। तो जैसे ही अगर कुछ ऐसा है, असामान्य लग रहा है, तो आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है भारत में वो है स्तन कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर। ठीक है, तो स्तन में भी अगर कोई भी बदलाव है, कोई चेंज है, तो जाके तुरंत डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर भी हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे प्रारंभिक मतलब बीमारी शुरू होने से पहले भी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो अगर करा लिए जाएं समय से, तो हमें बहुत पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, इसमें कैंसर की संभावना हो सकती है या आगे चल के बन सकता है। तो वो टेस्ट क्या होते हैं, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जो कि प्रिवेंशन के लिए होते हैं कि कैंसर के तो कैसे मतलब शुरुआत में पकड़ा जाए। तो जैसे बच्चेदानी के लिए जो टेस्ट होता है उसमें पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं, जो शादी के बाद करने की सलाह दी जाती है, मतलब 21 साल के बाद से। तो उसमें बच्चेदानी से पानी लेके जांच के लिए भेज देते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इसमें कैंसर होने की कोई संभावना है कि नहीं, या अगर शुरुआत में होगा तो भी पता चल जाएगा, जिससे उसका इलाज हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही स्तन कैंसर है। स्तन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कैसे पता लगाएं, उसके लिए मैमोग्राफी कब करानी चाहिए? हर महिला को 40 साल की उम्र से हर साल या 2 साल पे मैमोग्राफी कराना होता है, चाहिए ही सबको। ये नहीं कि जब बीमारी हो जाएगी तब कराएंगे। तो इससे अगर कोई भी बदलाव है अंदर, छोटे से छोटा, वो हम पहचान सकते हैं, तो उसका इलाज हो सकता है और वो ठीक हो जाता है। मैम, ये कैंसर की समस्या है, ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है या पुरुषों में? ज़्यादा केसेस तो पुरुषों में होते हैं, क्योंकि तंबाकू बाहर काम करते हैं और तंबाकू का सेवन पुरुष ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो पुरुषों में ज़्यादा है। लेकिन महिलाओं में भी अब कैंसर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इवन यंग एज में अब स्तन कैंसर देखने को मिलता है, जो कि पहले 40-50 साल की उम्र में देखने को मिलता था। तो अब जल्दी हो रही हैं ये सारी चीज़ें। तो वो ये सब जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसकी वजह से हो रहा है।
तो स्तन कैंसर में भी क्यों बढ़ रहा है महिलाओं में, उसके भी कारण है। जो महिलाएं जैसे जिनको माहवारी जल्दी हो जाती है, मतलब जल्दी शुरू हो गई 11-12 साल पे, और मीनोपॉज यानी कि माहवारी देर से बंद होती है, तो उनमें संभावना बढ़ जाती है। जो महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, उनमें भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। या जिनकी शादी लेट होती है या जिनके बच्चे नहीं होते, तो उनको भी ये कैंसर की संभावना नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। या किसी की फैमिली में है तो उनको और ध्यान देना है, तो वो पहले से ही जाके चेकअप कराएं। तो महिलाओं में जो जीवन शैली है कि आजकल शादी कैरियर के चक्कर में लेट से शादी हो रही है, लेट से बच्चे हो रहे हैं, तो ये इसकी भी वजह, किस कारण से भी कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। तो महिलाओं में कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पेट के कैंसर होते हैं, कोलन कैंसर होते हैं। इसके अलावा अब इस क्षेत्र में गॉल ब्लैडर कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर भी बढ़ता चला जा रहा है, जो कि दूसरे तीसरे नंबर पे अब हमारे हॉस्पिटल में दिखता है। मतलब इससे ज़्यादा दिख रहा है इस एरिया में। जो गंगा वाली बेल्ट है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं पानी में, क्या है कि उसकी वजह से ये बढ़ता चला जा रहा है, और ये देर से भी डायग्नोसिस होती है इसकी, तो इसलिए इसके बारे में भी ध्यान देना ज़रूरी है। मैम, आज के समय में विज्ञान पे ऐसी कोई वैक्सीन क्यों नहीं आई कि कैंसर कोई भी हो लेकिन उसका इलाज संभव हो गया? कैंसर की बच्चेदानी के कैंसर के लिए प्रिवेंशन के लिए अब वैक्सीन आ गई है, जिसको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हम बोलते हैं। तो उसको लड़कियों को शादी से पहले ही लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में बहुत कॉमन है, जो कि साफ सफाई पे ध्यान ना देने की वजह से ज़्यादा होता है, जिसमें कि HPV वायरस की वजह से, उसके इन्फेक्शन से बच्चेदानी का कैंसर होता है। तो उसके लिए अब वैक्सीन आ गई है। बाकी कैंसर के लिए अभी नहीं है, क्योंकि कैंसर का एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो धीरे धीरे इस पे रिसर्च हो रहे हैं। मैम, ये जो सर्वाइकल की वैक्सीन आई है, ये क्या कोई महिलाएं ऐसी है मतलब जिनको लक्षण है किसी तरह के, नहीं लगवा सकते? नहीं, बिना लक्षण की। ये जैसे दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन है, जैसे पोलियो की वैक्सीन हो गई, मीजल्स की है, जैसे बच्चों में लगाते हैं, ऐसे ही इसकी वैक्सीन है। तो इसका बेस्ट एज होता है शादी के पहले, और 3 डोज इसकी दी जाती हैं, 0, 1, 6, और ये ज़्यादातर अस्पतालों में सब जगह उपलब्ध है। तो अगर मतलब ये हर लड़की को लगवाना चाहिए, शादी के बाद भी लगा सकते हैं 35 साल की उम्र तक, लेकिन इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो बेस्ट होता है कि 9 से 26 साल के बीच में, यानी कि शादी से पहले ही इस वैक्सीन को हर लड़की को लगवाना चाहिए। ये ज़रूरी है इसके बारे में जानना। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल के जो हम सबकी लाइफस्टाइल हो गई है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, उसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है पूरी बदल चुकी है पहले से लेकर अब तक। तो आपने जैसा कि बताया जंक फूड को लोग आजकल बहुत पसंद करते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो आप बताइए किस तरह का फूड वो ज़्यादा खाएं? जैसे कैंसर के जैसे बचाव के क्या तरीके हैं, अब क्वेश्चन यही आएगा कि भाई कौन से ऐसे तरीके हैं। तो लाइफस्टाइल तो हमारी ख़राब हो ही रही है, तो सबसे पहले हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, तो इस रोग से बचा जा सकता है। तो उसके लिए जो है कुछ तरीके होते हैं, जैसे खाने में अपना फल सब्जी, पानी ज़्यादा पिएं, फल सब्जी ज़्यादा खाएं, तरह तरह रंग के तरीके से सब्ज़ी मतलब अपने खाने में शामिल करें, दाल ज़्यादा खाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा जो है अपनी हैबिट्स को चेंज करना, तले भुने भोजन ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और ज़्यादा ऑयल भी होता है, बहुत ज़्यादा तली भुनी होती हैं। और दूसरा जो है हरे फल सब्जी पे इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, जिससे कि कैंसर की बीमारी से लड़ने में वो सहायक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा अपना डेली एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, किसी भी फॉर्म में, बाहर घूमने जाएं, साइकिलिंग करें, जो भी आउटडोर गेम्स हैं बच्चों के लिए स्पेशल, यंग जनरेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अभी से ही अपना ध्यान रखें, अपनी आदतों में सुधार लाएं, वो ठीक रखें। जैसे समय से खाना खाएं, समय से सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, कुछ देर एक्सरसाइज करें, जब भी आपको सुबह शाम जब भी जिसको टाइम मिलता है, और अपना वज़न नियंत्रित रखें। और कैंसर के बारे में जाने कि भाई ये बीमारी के क्या कारण हैं, उनसे दूर रहें, पान तंबाकू ये सब दूर रहें। ज़्यादातर यंग जनरेशन में जो नई पीढ़ी है वो फैशन के चलते भी लोगों को लगता है कि जैसे
फिल्मों में देखते हैं कि हीरो हीरोइन सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसा ना करें कि ये लाइफ आपकी है, आप ही को ध्यान देना है। इन सब चीज़ों की वजह से, फैशन के चलते लोग अंधाधुंध इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और उसके दुष्प्रभाव को नहीं जानते कि आगे चल के क्या होगा, उसका किस तरीके से उनके शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे दूर रहें। मैम, जैसा कि आप जीवन शैली के बारे में बता रही हैं, तो क्या जो लड़कियां हैं उनको अपने जीवन शैली में कोई विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए? यही चीज़ें ध्यान देनी है कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, और जो है अपने खान पान का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटीज़, गेम्स हैं आउटडोर, वो सब खेलें, अपना सेहत का ध्यान रखें। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब जैसे मैंने बताया वैक्सीन आ गई है, उसको लगवाएं, उनको भी ये पता होना चाहिए। इसके अलावा घर में अगर किसी को आसपास ऐसी बीमारी रही है तो इसके बारे में जानकारी करके दूसरों को भी बताएं। जो नॉलेज आपको है दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करें और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मैम, जो और स्ट्रेस ना लें। जी। आज की लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, तनाव मुक्त रहें। उसके लिए जैसे खुश रहें, अच्छा म्यूज़िक सुने, आउटडोर गेम्स खेलें, जिससे कि आपको इस स्ट्रेस से आप दूर रहें। जी। मैम, कीमोथेरेपी के अलावा एक स्टेम सेल थेरेपी है, इसको बहुत बढ़ावा आजकल दिया जा रहा है, तो इस थेरेपी का क्या रोल है कैंसर के? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के। आजकल कीमोथेरेपी भी बहुत तरह की आ गई हैं। कीमोथेरेपी पहले भी थी, अब इतने एडवांसमेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी में, दवाइयों में भी और रेडिएशन फील्ड में भी। तो दवाइयों में जैसे कीमोथेरेपी में, उसमें अब टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आ गई है, तो जिससे कि हम कि वो कौन सी टारगेट पे, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें हम किस तरह के मॉलिक्यूलर स्टडी की जाती है। जब हम बायोप्सी का स्पेसिमेन भेजते हैं तो कौन से रिसेप्टर ऐसे हैं उस बीमारी के, उसको जान के उस हिसाब से ही दवाइयाँ आजकल बन रही हैं, जो कि बहुत अच्छा उनका इफ़ेक्ट भी है। जैसे टारगेटेड थेरेपी हो गई, इम्यूनोथेरेपी हो गई, ये उसी हिसाब से जो रिसेप्टर हैं उस पर काम करती हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, तो उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। स्टेम सेल ये डिपेंड करता है कि जो बीमारी, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, स्टेम सेल्स हैं, वो ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में, माइलोमा में, जो इस तरह के कैंसर हैं उसमें काम करती हैं। सब कैंसर के लिए ये नहीं है, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है उसी तरीके से। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से अब नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए इलाज के तरीके भी आ रहे हैं। पहले रेडिएशन के में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है रेडिएशन में कि हम जहाँ पे ट्यूमर है सिर्फ उसी को ही हम टारगेट करके उसका इलाज कर सकते हैं, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो गए हैं जो थेरेपी के हैं। जैसे पहले बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते थे, तो वो अब बहुत कम हो गए हैं। अभी जो कीमोथेरेपी की प्रक्रिया होती है उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होने की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अब दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और हम उन दवाइयों से उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। किस किस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट वैसे देखने को मिलते हैं? जैसे कि कीमोथेरेपी में सबसे ज़्यादा तो जैसे कि भूख नहीं लगती है, उल्टी हो रही है, नौजिया हो रहा है, जी मिचला रहा है, और कीमोथेरेपी की वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होती है तो जैसे इन्फेक्शन जल्दी होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन सब को कम करने के लिए एक तो आपको कीमोथेरेपी के जब चलता है हॉस्पिटल में तो आपको पेशेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे मरीज़ जो है भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाए, घर में किसी को खांसी जुकाम है उसको दूर रखें और अच्छा ताज़ा साफ़ सुथरा खाना खाएं, जिससे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं पहले का समय जो था तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी दवाइयाँ, इतना कुछ भी कीमोथेरेपी हो गया, कुछ भी नहीं था। तो पहले जब कैंसर हुआ करता था तो पहले के जो इलाज होते थे, क्या वो आज भी संभव है इस इलाज के लिए, इस रोग के लिए? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि जो पहले के इलाज से अब के इलाज में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। पहले कुछ चीज़ों के इलाज संभव नहीं थे, लोगों जो है घरेलू इलाज को ज़्यादा अपनाते थे। हाँ, लेकिन घरेलू इलाज कैंसर के लिए नहीं है। घरेलू इलाज से
या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज से कैंसर का ट्रीटमेंट संभव नहीं है, उसका तरीके अलग हैं। तो डॉक्टर की सलाह से जहाँ पे कैंसर रोग संस्थान है, जहाँ पे कैंसर का इलाज प्रॉपरली होता है, वहीं पे इसका इलाज कराएं, इधर उधर ना कराएं और सुनी सुनाई बातों पे भी ध्यान ना दें। मैम, एक आम आदमी के लिए कैंसर ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की बीमारी उसको ना हो तो उसको अपनी जीवन शैली को कैसा बनाना चाहिए आज के समय में? ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी तरह की उसको बीमारी ना हो। आपने नहीं, जैसे ऐसा कैंसर के नहीं लिए हो सकता है। विशेष बताया। हाँ, दूसरी बीमारियों के भी सबका बॉडी, उनका एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो जिसकी जैसा मतलब बॉडी की कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से किसी को कोई भी रोग हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रोग ना हो। हर कोई जो भी यहाँ है, मतलब किसी को भी, हर किसी को कैंसर का रिस्क है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने आप को अपने शरीर पे ध्यान दें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खान पान पे ध्यान रहें, अपनी दैनिक जीवनचर्या को सही रखें और अगर कोई भी ऐसा लक्षण होता है तो जाके तुरंत दिखाएं। मैम, कमला नेहरू अस्पताल में जो है कैंसर के मरीजों के लिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या नया व्यवस्था की गई है? कैंसर के इलाज के लिए कमला नेहरू अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ सर्जरी भी होती है, कैंसर की सारी सर्जरी ज़्यादातर हो जाती हैं और रेडिएशन की सुविधा, रेडिएशन की जो भी नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, वो सब यहाँ पे है हमारे पास। इसके अलावा जो है कीमोथेरेपी की सारी जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारी इलाज यहाँ पे संभव है। और इसके अलावा जैसे जो लोग कैंसर के इलाज में खर्च का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि किस तरीके से इलाज हो, जो लोग गरीब हैं या जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इलाज महंगा है, तो ऐसा नहीं है। जब हम शुरुआती अवस्था में ही बीमारी का पता लगा लेते हैं तो खर्चा भी कम आता है। लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तब मुश्किल होती है, खर्चा भी हो जाता है और मरीज़ भी नहीं बचता। तो अगर जब कैंसर का इलाज सर्जरी से, रेडिएशन से, इन सब तरीक़ों से किया जाता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे अब आयुष्मान भारत योजना है, सीएम फंड आते हैं, प्राइम मिनिस्टर फंड आते हैं, वो सब हॉस्पिटल में आते हैं। तो जो मरीज़ इलाज नहीं करा सकते हैं, गरीब हैं, तो उनका एस्टीमेट वगैरह बना के इस तरीके से उनकी सहायता हो जाती है और उनका पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से इलाज हॉस्पिटल में संभव है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ आके पहले डॉक्टर को दिखाएं, बात करें और इलाज को जैसे बताया जाता है उस तरीके से करें, जिससे इलाज पूरी तरीके से पूरा हो और फिर आप ठीक हो। मैम, कितने प्रतिशत मरीज ठीक हो पाते हैं कैंसर से? ये डिपेंड करता है कि मरीज़ बीमारी किस जगह है और कौन सी स्टेज में आया है। जैसे मैंने बताया, जो प्रारंभिक स्टेज के कैंसर हैं, जैसे मुंह के कैंसर हो गए, ब्रेस्ट कैंसर हो गए, और भी जो बच्चेदानी का कैंसर है, ये सब ठीक हो जाते हैं पूरी तरीके से अगर शुरू में ही पता चल जाए। लेकिन जब एडवांस स्टेज हो जाती है तो फिर जो प्रतिशत है ठीक होने का वो कुछ कम हो जाता है। जैसे 50% लोग ठीक होने की संभावना होती है या 7% कुछ बीमारियों में। लेकिन जब मरीज़ आखिरी स्टेज में आता है तो संभावना कम हो जाती है, जैसे 30%, 40%। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास एडवांस या बढ़ी हुई स्टेज में भी आते हैं तो उनका इलाज करके हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मतलब उनको अच्छा जीवन दे सकते हैं दवाइयों के द्वारा, जिससे उनका जीवन कुछ साल, मतलब 4 साल, कुछ मरीजों में 5 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके से दवाइयों के द्वारा बढ़ जाता है और वो अपना एक जितने दिन उसका जीवन है वो अच्छे तरीके से गुजर पाए बिना दर्द के और बिना तकलीफ के। तो उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। स्टेज 4 में जब हम इलाज करते हैं तो सपोर्टिव केयर, पैलिएटिव केयर, तो उसमें कई तरीके से होता है जैसा ज़रूरत होती है। तो कुछ कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें दवाइयों के द्वारा और अच्छी दवाइयाँ इतनी आ गई हैं तो कि उसमें अब लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। मैम, वैसे तो कैंसर का टॉपिक जो है वो बहुत ही बड़ा है। आपने जैसे कि कुछ मुख्य कैंसर पे बताया कि कैंसर के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रश्न है जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूँ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें?
ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही है कि हर महिला को, क्योंकि स्तन कैंसर सबसे कॉमन है, जी। तो अपना अगर कोई भी हर महिला को अपनी जांच स्वयं करनी चाहिए। वो कैसे की जाती है ये हॉस्पिटल में बताया जाता है कि कैसे खुद को जांच करें। तो अगर स्तन में कोई भी गांठ है, कोई असामान्य परिवर्तन है, छोटा हो गया या स्तन की कोई स्किन में कोई बदलाव आया है, तो एक बार जाके ज़रूर चेकअप कराएं। हर महिला को 40 साल की उम्र से मैमोग्राफी ज़रूर कराना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब वैक्सीन आ गई है। हर लड़की को शादी के पहले ये वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। और अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें, अपने खान पान पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तंबाकू से, अल्कोहल से, शराब से, नशे से दूर रहें और नियमित एक्सरसाइज करें। और कुछ भी अगर ऐसा एबनॉर्मल लक्षण दिखता है तो एक बार जाके साल में वैसे भी अपनी जांच एक बार ज़रूर करा लें, जिससे कोई भी ऐसा अगर कोई बीमारी है तो वो पकड़ में जल्दी आ जाए और आप पूरी तरीके से ठीक हो सकें। मैम, आपने हमारे टॉक शो में भाग लिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थी डॉक्टर सोनिया तिवारी जी, जिन्होंने हमें कैंसर जैसे गंभीर विषय पर बहुत ही अच्छी और कम शब्दों के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से जवाब दिया, और जानकारी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। उम्मीद करते हैं आपको भी ये जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही कई सारे विषयों पर जानकारी पाने के लिए तब तक के लिए देखते रहिए हमारा MTS टॉक शो। मैं मिलूंगी आपको हमारे अगले शो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।